आप प्लास्टिक सर्जन हो, थोड़ा प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताइए। जी। गायनों के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए आप। एक डॉक्टर साहब प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में ये सेम है या अलग-अलग है दोनों? हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बताइए। हेयर ट्रांसप्लांट क्या है? इस प्रोसीजर में हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट के जो खुद के बाल होते हैं, उन बालों को यूज़ करके उस जगह पे इम्प्लांट करा जाता है जहाँ पे बालों की कमी रहती है। तो पेशेंट के खुद के बालों को ही रीएडजस्टमेंट करी जाती है। नमस्कार दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं चेंज नाउ इंडिया सीरीज। इस सीरीज में हम बात करेंगे हेल्थ, फिटनेस, मोटिवेशन, बिजनेस, पॉलिटिकल, एजुकेशन। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो देश हित और समाज हित में कार्य कर रहा है, हमें कमेंट करके बताएं। हम उनके विचार अपनी इस सीरीज में रखेंगे। आज इस सीरीज में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर गिरीश शर्मा जी। डॉक्टर गिरीश शर्मा जी, चेंज नाउ इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी, मैं डॉक्टर गिरीश शर्मा हूँ। मैं एक रिकंस्ट्रक्टिव एंड एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन हूँ। मुझे करनाल में आए हुए 3 साल हो गए और 3 साल से सारी प्लास्टिक सर्जरी की फैसिलिटीज़ मैं यहाँ के लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। जी, जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा प्लास्टिक सर्जन हो, थोड़ा प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताइए। देखिए, प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत ही वास्ट ब्रांच है। इसके अंदर मोटा-मोटा देखा जाए तो 2 एस्पेक्ट्स हैं। जी, एक जी। आता है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, एक आता है एस्थेटिक सर्जरी। जी, जी। एस्थेटिक सर्जरी जो सुंदरता वाली सर्जरी होती है, इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा लोगों को पता है, जो सेलिब्रिटीज़ को करी जाती है। हेयर ट्रांसप्लांट, नाक की राइनोप्लास्टी, लिप कहने रिडक्शन। का मतलब लोगों को जवान बनाते हो आप। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जवान बनाते हैं जिनको अपनी बॉडी में कुछ सही नहीं लग रहा होता, जी, जी। उसको हम चेंजेस करके उनके कॉन्फिडेंस के लिए सर्जरी करते हैं। जी, जी। ऐसे ही इसका एक रिकंस्ट्रक्टिव पार्ट होता है जो मेनली ट्रॉमा रिलेटेड होता है, जैसे हुँ। कि फेस के फ्रैक्चर्स हो जाना, हाथ के टेंडन्स कट जाना जी, जी। और कोई बहुत पुराने जख्म होना जो ठीक ना हो रहे हों, बर्न्स का ट्रीटमेंट और कंजेनाइटल एनोमलीज़ जो बच्चों को होती है बचपन से, ये सारी चीज़ें रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी में आ जाती हैं। एक डॉक्टर साहब प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में ये सेम है या अलग-अलग है दोनों? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी बेसिकली एक ही चीज़ है। कॉस्मेटिक सर्जरी थोड़ा ईज़ी टू अंडरस्टैंड है लेमैन के लिए। हुँ। वो एक प्लास्टिक सर्जरी की सब ब्रांच ही मानते हैं हम उसे। जी, जी। और थोड़ा-सा ना हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बताइए। हेयर ट्रांसप्लांट क्या है? इससे क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही रूटीनली होने वाला प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट के जो खुद के बाल होते हैं, ऐसे एरिया से जो हार्मोन से इंडिपेंडेंट होते हैं, जी, जी। वो एज की वजह से गिरते नहीं हैं। हुँ। उन बालों को यूज़ करके उस जगह पे इम्प्लांट करा जाता है जहाँ पे बालों की कमी रहती है। तो पेशेंट के खुद के बालों को ही रीएडजस्टमेंट करी जाती है, जिससे उनके उस जगह पे बाल आ जाते हैं जहाँ पे गंजापन दिख रहा होता है और जी, वो जी। पेशेंट के खुद के बाल रहते हैं। उसमें पेशेंट को विग लगाने की और बाल छुपाने की और ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनको वो कटिंग करा सकते हैं, साइज़ बढ़ा सकते हैं, हर तरीके से उसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हमने सुना था ट्रांसप्लांट के टाइम कुछ डेथ भी हुई है। वो किस वजह से हो जाती है? देखिए, आजकल के टाइम पे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी बहुत सारे टेक्नीशियंस कर रहे हैं, बहुत सारे क्रूक्स भी इस सर्जरी को कर रहे हैं। हमारी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी और बाकी भी जितनी प्लास्टिक सर्जरी में, इनमें बहुत टाइम तक ट्रेनिंग हुई है। हमें मेडिकल नॉलेज है कि किस पेशेंट में कैसे करना चाहिए हेयर जी, जी। ट्रांसप्लांट। हम उनका प्री ऑप इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, उनकी फिटनेस फॉर सर्जरी ली जाती है, जी, जी। उसी बेसिस पे सर्जरी करी जाती है। बहुत सारे क्रूक्स पेशेंट की डिटेल्स बिना देखे सिर्फ ट्रांसप्लांट करने के चक्कर में वो कर देते हैं और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो भी जाती है तो जी। वो उसको हैंडल नहीं कर पाते। सबसे इम्पोर्टेंट सर्जरी में यही है कि आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो भी तो आप उसे अच्छे से हैंडल कर लो, जी। ताकि पेशेंट उस लेवल तक ना जाए कि उसको जान का खतरा हो जाए। जी, तो जी। इतना ज़्यादा क्रूक्स यहाँ पे मैंने सुना है कि सैलून्स वाले भी कर रहे हैं, कुछ बीएमएस हाँ, हाँ। डॉक्टर्स भी कर रहे हैं। इन चीज़ों की वजह से ऐसी-ऐसी न्यूज़ भी सुनने में आ रही है। एक आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है गायनो। जी। गायनो के बारे में थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखिए, आजकल के टाइम पे जैसे खाना-पीना है, जैसे हर कोई जिम जाना पसंद करता है। जी, जी। बहुत सारे लोगों में हमने ये देखा है कि जिम में ट्रेनर्स के बहकावे में आके कहीं न कहीं सब्सटेंस अब्यूज़ की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जिसमें जी। सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन, स्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ होते हैं। जी। अब इनको यूज़ करने से टेस्टोस्टेरोन बॉडी में इतना अच्छे से बन जाता है कि मसल मास तो बढ़ जाता है, जी। बट जब साइकिल से हटते हैं तो बॉडी को जब टेस्टोस्टेरोन लिया जाता है तब बॉडी बोलती है कि अगर बाहर से ही टेस्टोस्टेरोन लिया जा रहा है तो मैं अपना क्यों बनाऊँ? जी, जी। और एक्सेस टेस्टोस्टेरोन जब बॉडी में रहता है तो उसमें से कुछ टेस्टोस्टेरोन दूसरे हार्मोन्स में भी कन्वर्ट हो जाता है, जैसे एस्ट्रोजन। जी। जब भी ये एस्ट्रोजन की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी तो निप्पल के पीछे जो ग्लैंड होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर वो ग्लैंड एक बार स्टिमुलेट होके बड़ी हो गई तो वो गायनेकोमास्टिया बन ही जाएगा। अगर सिर्फ फैट होती तो फैट तो वेट लॉस से आप निकाल लोगे, पर ग्लैंड एक ऐसी चीज़ है जिसे आप जितनी भी मेहनत कर लो, जितना भी जिम चले जाओ, क्रीम्स लगा लो, कुछ भी कर लो, वो जाएगी नहीं। तो अगर सही तरीके से मतलब
इन चीज़ों का यूज़ ना करा जाए, स्टेरॉइड अब्यूज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाए, तो उन लोगों में जिम में सबसे ज़्यादा गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम चलो ये आती तो है। आपने बात कर ली जिम में जो बच्चे स्टेरॉइड यूज करते हैं, लेकिन जो यंग बच्चे हैं 14 साल के, 15 साल के, 18 साल के, उनको भी गायन हो जाती है, उनको किस वजह से होती है? देखिए, एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल गायनेकोमास्टिया। ये जी। फिजियोलॉजिकल होता है। इसमें क्या होता है कि उन बच्चों में ये ग्लैंड होती है, बट जैसे-जैसे उनकी एज बढ़ती है, वो 18 से 20-22 साल के आते हैं, तब तक वो ग्लैंड चली जाती है। जी, जी। ये फिजियोलॉजिकल गायनेकोमास्टिया इन बच्चों में देखा जाता है और कुछ हद तक बूढ़े लोगों में भी देखा जाता है। जी। ये कोई घबराने की चीज़ नहीं होती। ये फिजियोलॉजिकल होता है। ये बॉडी का अपना मैकेनिज़्म होता है और ज़्यादातर केसेज़ में ये ठीक हो भी जाता है। गायनेकोमास्टिया के सिर्फ स्टेरॉइड और फिजियोलॉजिकल गायनेकोमास्टिया कॉजेज़ नहीं होते, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेज़ भी होती हैं जिसमें हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे कोई किडनी डिजीज़ हो गई, कुछ टाइप के ट्यूमर्स हो गए, हुँ। कुछ दवाइयाँ ऐसी पेशेंट ले रहा होता है, हुँ। जिसकी वजह से वो ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाती है। हुँ। तो इसीलिए अब गायनेकोमास्टिया बोला इसीलिए जाता है क्योंकि जिम लोगों में वो जिम एक्सरसाइज़ करते हैं तो उनमें जी। पकड़ में आना आसान हो जाता है। जी, जी। बट बहुत सारे लोगों में गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम होती है, बट आपको इसकी एक अच्छे से ट्रेन्ड डॉक्टर से इवैल्यूएशन करानी चाहिए। किसी के जी। कहने से ऐसे गायनेकोमास्टिया सोच के सर्जरी नहीं करानी चाहिए। जैसे आजकल बच्चे फास्ट फूड यूज़ करते हैं, फास्ट फूड से भी क्या इसका एक नुकसान है? देखिए, एज़ सच इतना ज़्यादा कोई स्टडीज़ में कोरिलेट हुआ नहीं है कि आप हुँ। फास्ट फूड खाते हो तो उससे गायनेकोमास्टिया हो जाएगा। जी। दूसरे बहुत सारे कारण होते हैं और फास्ट फूड आज कौन नहीं खाता है। जी, तो जी। सबका ध्यान उस पे चला जाता है तो जी। लगता है कि गायनेकोमास्टिया हो जाता है। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि गायनेकोमास्टिया की अगर सर्जरी करानी भी पड़े तो वो कोई बहुत बड़ी-चौड़ी और बहुत लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरी होती नहीं है। जी। जितना मेहनत आप इधर-उधर के फालतू ट्रीटमेंट लेते हो उसके बदले में आप एक सर्जरी करा लो तो आपके बहुत से पैसे बच जाते हैं और आपकी चेस्ट बिल्कुल मस्कुलिन और एकदम फिट सी हो जाती है। एक चीज़ की और हम बात करें, अब सुना ग्लूटाथियोन के बारे में बात करेंगे हम। हुँ, हुँ। ग्लूटाथियोन क्या है और किन लोगों को लेना चाहिए? देखिए, ग्लूटाथाइन एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज़ होता है। जी। ग्लूटाथाइन के इंजेक्शंस आजकल आते हैं। इसका मेन रोल यही होता है कि स्किन की अनइवन टोन को इम्प्रूव करता है, थोड़ा-सा पिगमेंटेशन को भी कम करता है और 1 से 2 शेड्स देखा गया है कि स्किन में कम हो जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसका भी अब्यूज़ करा जाए। इसको भी सिस्टमैटिक तरीके से दिया जाना चाहिए और ये जिन लोगों को सूट करता है उसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है, बट ऐसा नहीं है कि 100% सबको रिज़ल्ट देगा। जी। तो आपको कम से कम 5-6 सिटिंग्स इसकी लेके देखनी चाहिए कि आप में कितना अच्छा इंप्रूवमेंट आ रहा है। अगर आप में इंप्रूवमेंट आता है तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप में इंप्रूवमेंट नहीं आता तो आपको उसके लिए भी पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत अभी नहीं है। लास्ट टाइम ग्लूटाथियोन लगाते टाइम एक स्टार की डेथ हो गई थी। वो क्या क्या रीज़न रहा होगा उसमें? देखिए, अब ग्लूटाथाइन इंजेक्शन है और हर इंजेक्शन की तरह जैसे हमारे एंटीबायोटिक्स भी होते हैं, वो बाहर से एक सब्सटेंस हम बॉडी के अंदर दे रहे हैं। जी। तो कभी ना कभी ऐसा भी हो देखा गया है कि बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्ट कर जाती है। हुँ। तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो जाता है उसमें। हुँ। तो इसीलिए ये ग्लूटाथाइन और ऐसे इंजेक्शंस को भी बिल्कुल ट्रेन्ड प्रोफेशनल से ट्रेन्ड सेटअप में ही देना चाहिए, हुँ। जहाँ पे आपको एक टेस्ट डोज़ दी जाए और देखा जाए कि कहीं आपकी बॉडी उससे रिएक्ट तो नहीं कर रही। हुँ, हुँ। अगर आपने ऐसे ड्रग को सीधा ही बहुत ज़्यादा मात्रा में एकदम से दे दिया तो बहुत केसेज़ में एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो सकता है जी, जी। और उसको अगर कंट्रोल नहीं किया तो फिर जान का खतरा भी हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको हेयर ट्रांसप्लांट का बताया, जी। सेम चीज़ इस पे भी लागू होती है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने हमें अच्छी बहुत जानकारी दी। डॉक्टर साहब आपका अपना एड्रेस और क्या-क्या आपके हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ है, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी, मेरे सेंटर का नाम है एल्थिया, अ सेंटर फॉर प्लास्टिक सर्जरी एंड गायनेकोलॉजी। ये हमारा सेंटर बिल्कुल सिविल हॉस्पिटल के ऑपोजिट पीआरपी ब्लड बैंक की बैक साइड में होता है। यहाँ पे हम हर तरीके की प्लास्टिक सर्जरी की फैसिलिटीज़ देते हैं और साथ-साथ गायनेकोलॉजी की फैसिलिटीज़ भी हैं। गायनेकोलॉजी में डिलीवरी, सिज़ेरियन, हिस्टेक्टमी ये सब और जो पीरियड्स की एब्नॉर्मैलिटी और पीसीओडी, पीसीओएस की जो प्रॉब्लम होती है फीमेल्स को, उसका डॉक्टर श्रुति इलाज देती है। प्लास्टिक सर्जरी में हम दोनों चीज़ें यहाँ पे ट्रीट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे पूरा ओटी सेटअप है, माइनर ओटी है। माइनर प्रोसीजर में हम माइक्रो नीडलिंग, वैम्पायर फेशियल्स और बोटॉक्स, फिलर्स ये सारी चीज़ें यहाँ पे पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। सर्जिकल एस्पेक्ट्स में हम एस्थेटिक में अगर जाएँ तो हेयर ट्रांसप्लांट रेगुलरली होता है, गायनेकोमास्टिया सर्जरी होती है, राइनोप्लास्टी नाक टेढ़ी मेढ़ी हो उसकी सर्जरी होती है। ब्रेस्ट में अगर किसी का साइज़ कम है तो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट करी जाती है, इम्प्लांट से ब्रेस्ट रिडक्शन करी जाती है। बहुत से पेशेंट्स में लाइपोसक्शन करी जाती है जिसमें पेट में से फैट निकाला जाता है बॉडी को कंटूर देने के लिए अगर जी, बहुत टाइम से फैट नहीं जा रहा है तो। ऐसे करके जितनी भी जिस तरह की भी प्लास्टिक सर्जरीज़ हैं, एस्थेटिक और रिकंस्ट्रक्टिव ट्रॉमा रिलेटेड सर्जरीज़ भी हम यहाँ पे पूरी तरह से पेशेंट को फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जी, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है हमें कमेंट करके बताएं, डॉक्टर साहब उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।